नमस्ते दोस्तों। वो शख्स जिसके पास दुनिया की बेशुमार दौलत थी, लेकिन उनकी सबसे कीमती संपत्ति थी उनकी सादगी। जब रतन टाटा ने टाटा समूह की कमान संभाली तो उन्होंने एक पुराने साम्राज्य को एक नई दिशा दी। उन्होंने दुनिया भर में कंपनियां खरीदी, जैसे जैगुआर और लैंड रोवर। उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो बनाकर सबको हैरान कर दिया। लेकिन वह सिर्फ एक व्यापारी नहीं थे। उन्होंने कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल बनवाए और देश के युवाओं की मदद के लिए करोड़ों रुपए दान किए। एक साधारण और ईमानदार जीवन जीने वाले रतन टाटा ने साबित किया कि सफलता और इंसानियत एक साथ चल सकती है। यह है उन्हीं की अद्भुत कहानी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का परिवार गुजरात के नवसारी में पारसी पुजारी वंश से जुड़ा हुआ है। उनके परदादा जमशेदजी टाटा टाटा साम्राज्य के संस्थापक थे और परिवार में व्यापार की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति थे। 1918 में सर रतनजी टाटा के निधन के बाद उनकी निसंतान पत्नी लेडी नवाजबाई टाटा ने नवल टाटा को गोद लिया, क्योंकि उस समय परिवार में उत्तराधिकारी नहीं था और पारसी ज़ोरास्ट्रियन परंपरा थी, जिसके अनुसार किसी बेटे का होना जरूरी होता है ताकि वह उत्थमना नामक एक महत्वपूर्ण अंतिम संस्कार की रस्म पूरी कर सके। जब नवल टाटा केवल 4 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद नवल की मां उन्हें लेकर गुजरात चली गई, जहां नवल की मां ने जीवन यापन के लिए काम करना शुरू किया। कठिन परिस्थितियों के कारण नवल की मां ने उन्हें JN पेटिट पारसी अनाथालय में भेज दिया। बाद में 13 वर्ष की आयु में नवल टाटा को नवाजबाई टाटा ने गोद ले लिया। नवल टाटा का परिवार टाटा समूह के संस्थापक से खून का रिश्ता रखता था, लेकिन वे परिवार की मुख्य और अमीर शाखा से नहीं थे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे, जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, वहां के एक प्रतिष्ठित पारसी जोरास्ट्रियन परिवार में हुआ। उनके पिता नवल टाटा एक गरीब परिवार से थे, जिन्हें अनाथालय से गोद लिया गया और टाटा परिवार में शामिल किया गया। उनकी माता सुनी टाटा जमशेदजी टाटा की भतीजी थी। रतन टाटा परिवार में सबसे बड़े पुत्र थे और उनके छोटे भाई का नाम जिमी टाटा था। 1948 में जब रतन टाटा मात्र 10 वर्ष के थे, उनके माता पिता अलग हो गए। इसके बाद रतन टाटा और उनके छोटे भाई जिमी की परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की, जो टाटा समूह की पहली महिला निदेशक थी। दादी ने दोनों भाइयों को टाटा पैलेस में पाला। वे स्कूल तो रोल्स रॉयस में जाया करते थे, लेकिन जीवन में अनुशासन और सादगी की सीख भी साथ मिली। स्कूल में उनको अपनी माँ की दूसरी शादी के कारण ताने झेलने पड़े, पर दादी ने उन्हें सिखाया कि गरिमा और आत्मसम्मान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रतन टाटा बचपन से ही शर्मीले और संवेदनशील स्वभाव के थे। उन्हें पियानो बजाना, क्रिकेट खेलना और किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। इन्हीं अनुभवों ने उनके अंदर संवेदना और दृढ़ता के ऐसे गुण विकसित किए जो आगे चलकर उनके पूरे जीवन और नेतृत्व शैली में झलकते रहे। रतन टाटा की शिक्षा ने उनके जीवन को एक मजबूत नींव दी, जो आगे चलकर उनकी सफलता का आधार बनी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल से शुरू की, जहां वे 8वीं कक्षा तक पढ़े। इसके बाद उन्होंने कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल मुंबई में पढ़ाई जारी रखी। कुछ समय बाद वे शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में भी पढ़े। 1955 में रतन टाटा आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने न्यूयॉर्क के रिवरडेल कंट्री स्कूल से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने उसी वर्ष कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में दाखिला लिया। अपने पिता नवल टाटा की इच्छा के अनुसार रतन टाटा ने शुरू में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई शुरू की, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वे एक इंजीनियर बने।
लेकिन कुछ समय बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी असली रुचि आर्किटेक्चर में है। यह क्षेत्र उन्हें ज़्यादा प्रेरित करता था, इसलिए उन्होंने साहसपूर्वक विषय बदला और आर्किटेक्चर में पढ़ाई जारी रखी। भले ही उनके पिता इस फैसले से नाराज हुए। रतन टाटा के इस निर्णय में उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने उनका पूरा समर्थन किया। इस सहयोग से रतन टाटा को अपने फैसले पर भरोसा मिला और वे अधिक स्वतंत्र और आत्मविश्वासी महसूस करने लगे। आखिरकार 1962 में उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री पूरी की। यह बदलाव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इससे पता चला कि वे अपनी रुचि के लिए जोखिम उठाने से नहीं डरते थे। इसके बाद 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया, जिससे उनके नेतृत्व और प्रबंधन कौशल को नई दिशा मिली। करियर की शुरुआत और ऊंचाइयों तक का सफर। अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा कुछ समय के लिए लॉस एंजलिस में एक आर्किटेक्चर फर्म में काम करने लगे। वे वहीं बसने का सपना देख रहे थे, लेकिन जब उनकी दादी नवाज़बाई टाटा गंभीर रूप से बीमार पड़ी तो वे 1962 में भारत वापस लौट आए। कॉर्नेल से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें IBM से नौकरी का प्रस्ताव मिला, लेकिन JRD टाटा के सुझाव पर उन्होंने टाटा समूह में काम करने का फैसला किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपना रिज्यूमे खुद इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पर टाइप किया। रतन टाटा का करियर भले ही साधारण शुरुआत से शुरू हुआ, लेकिन उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति और समर्पण की कमी नहीं थी। 1962 में भारत लौटते ही वे टाटा समूह से जुड़ गए और टाटा इंडस्ट्रीज में असिस्टेंट के रूप में काम शुरू किया। उसी साल उन्होंने जमशेदपुर के टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जो कि अब टाटा मोटर्स के नाम से जानी जाती है, उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग ली। 1963 में वे टाटा आयरन्स एंड स्टील कंपनी, अब टाटा स्टील, में पहुंचे, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ शॉप फ्लोर पर काम किया। यह अनुभव उन्हें जमीन से जुड़े रहने की सीख देता रहा। 1965 में वे कंपनी के इंजीनियरिंग डिवीजन में टेक्निकल ऑफिसर बने। 1969 में रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया में टाटा समूह के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया। 1970 में उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS में कुछ समय काम किया। उनकी असली परीक्षा 1971 में सामने आई, जब उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का डायरेक्टर इंचार्ज बनाया गया। उस समय कंपनी भारी घाटे में थी, लेकिन रतन टाटा के नेतृत्व में स्थिति सुधरने लगी। हालांकि बाद में आर्थिक मंदी के कारण कंपनी को बंद करना पड़ा। 1974 में रतन टाटा टाटा सन्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए। 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने, जहां उन्होंने हाई टेक और नई तकनीकों को बढ़ावा दिया। 1983 में उन्होंने टाटा समूह की रणनीतिक योजना तैयार की, जिससे संगठन को नई दिशा मिली। 1986 और 1989 के बीच में एयर इंडिया के चेयरमैन भी रहे। टाटा समूह का अध्यक्ष बनना। 25 मार्च 1991 को रतन टाटा के जीवन में बड़ा मोड़ आया। वे JRD टाटा के बाद टाटा सन्स और टाटा समूह के चेयरमैन बने। उस समय भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हो रही थी, लेकिन टाटा समूह के सामने कई चुनौतियां थी। पुराने मैनेजर रतन टाटा के नए विचारों का विरोध कर रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। उन्होंने कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र तय की, रिपोर्टिंग सिस्टम में सुधार किया और कुछ पुराने अधिकारियों को हटाया, ताकि संगठन में नई ऊर्जा आ सके। रतन टाटा ने पूरे समूह को एकजुट किया, इनोवेशन पर जोर दिया और युवाओं को नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी। उनकी सोच साफ थी,
अब टाटा समूह को समय के साथ बदलना होगा। उनके नेतृत्व में 1991 से 2012 के बीच टाटा समूह की कमाई 40 गुना और मुनाफा 50 गुना बढ़ा। कंपनी ने कमोडिटी बिजनेस से आगे बढ़कर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और ग्लोबल बिजनेसेस पर ध्यान दिया। नतीजा यह हुआ कि टाटा समूह की 65% से ज्यादा आय विदेशों से आने लगी। विदेशी कंपनियों की खरीद। जब 1991 में रतन टाटा ने टाटा समूह की कमान संभाली तो उनकी सोच सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। उनका सपना था कि टाटा समूह को दुनिया भर में एक वैश्विक ब्रांड के रूप में अपनी पहचान बनाए। उनके नेतृत्व में समूह ने कई ऐतिहासिक अधिग्रहण किए जिन्होंने भारतीय उद्योग जगत का नक्शा ही बदल दिया। सबसे पहला बड़ा कदम उठा साल 2000 में, जब टाटा टी ने टेटली चाय को लगभग 431 मिलियन डॉलर में खरीदा। यह कोई छोटा फैसला नहीं था। एक भारतीय कंपनी द्वारा एक इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का अधिग्रहण उस समय एक साहसिक कदम माना जाता था। इसके बाद का सफर और भी रोमांचक हो गया। 2004 में टाटा मोटर्स ने दक्षिण कोरिया की देवी मोटर्स के ट्रक निर्माण संचालन को लगभग 102 मिलियन डॉलर में खरीदा। इस कदम ने टाटा को एक अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल खिलाड़ी बनाने की राह पर आगे बढ़ाया। 2007 में टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप को लगभग 11.3 बिलियन डॉलर में भारत का सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण था। यह डील न सिर्फ आकार में बहुत बड़ी थी बल्कि इसने टाटा स्टील को दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक बना दिया। लेकिन रतन टाटा की सबसे चर्चित और भावनात्मक उपलब्धि 2008 में आई, जब टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर को फोर्ड से लगभग 2.3 बिलियन डॉलर में लिया। यह महज एक व्यापारिक सौदा नहीं था, यह दो विरासत वाले ब्रांड्स को संभालने की जिम्मेदारी थी। रतन टाटा ने न केवल इन ब्रांड्स को खरीदा बल्कि उनकी गरिमा को बरकरार रखते हुए उन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस अधिग्रहण ने टाटा समूह को वैश्विक पहचान दिलाई और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया मानक स्थापित करने का मौका दिया। टाटा इंडिका एक महत्वपूर्ण कदम। रतन टाटा जी के नेतृत्व में 1998 में टाटा इंडिका लॉन्च हुई, जो भारत की पहली पूरी तरह स्वदेशी पैसेंजर कार थी। यह टाटा मोटर्स के लिए नया मोड़ था, जो पहले ट्रक बनाती थी। इंडिका का मतलब इंडियन कार था, एक किफायती डीजल हैचबैक मध्यम वर्ग के लिए बनाई गई थी। 15 जनवरी 1998 को दिल्ली में लॉन्च हुई और इसे भारत में ही डिजाइन और विकसित किया गया। लेकिन कुछ सालों में कंपनी को भारी घाटा होने लगा। रतन टाटा ने सोचा अब कार बिजनेस बेच देना चाहिए। वो अपनी टीम के साथ अमेरिका पहुंचे। फोर्ड मोटर्स के ऑफिस में मुलाकात हुई, पर जो वहां हुआ वो इतिहास बन गया। फोर्ड के अधिकारियों ने कहा, आपको कुछ भी नहीं आता, आपने पैसेंजर कार डिवीजन शुरू ही क्यों किया? आपके पास इस बिजनेस में प्रतिस्पर्धा करने का कौशल या अधिकार नहीं है। रतन टाटा कुछ बोले नहीं, बस चुपचाप लौट आए। वापसी की फ्लाइट में उन्होंने फैसला लिया, अब ये कंपनी नहीं बिकेगी, अब इसे बनाएंगे। बेचना छोड़कर उन्होंने दुगना प्रयास किया। टाटा मोटर्स ने इंडिका को ग्राहक की प्रतिक्रिया के आधार पर सुधार किया, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाई और वफादार ग्राहक तैयार किए। वह कार जिसे कभी नकारा गया था अब बेस्ट सेलर बन गई और संकट में भी डटे रहने का प्रतीक बन गई। साल 2008 तक पहुंचते पहुंचते वैश्विक वित्तीय संकट ने ऑटो उद्योग को हिला दिया और फोर्ड भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। अपनी सबसे कीमती संपत्तियां जैगुआर और लैंड रोवर को बेचने के लिए मजबूर फोर्ड अब ताकत से नहीं बल्कि निराशा से बातचीत कर रहा था। इस बार कदम ऊपर था रतन टाटा का। भाग्य के इस अद्भुत पल में टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर को 2.3 बिलियन डॉलर में संपूर्ण नगद सौदे में खरीद लिया।
साइनिंग के समय बिलफोर्ड हेनरी फोर्ड के पोते ने सत्ता के पलटाव को स्वीकार करते हुए कहा, जैगुआर और लैंड रोवर खरीदकर आप हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, और वे जिसे बेचने गए थे उसे ही खरीद लिया। टाटा नैनो पीपल्स कार। रतन टाटा की दूरदृष्टि से 2008 में टाटा नैनो का जन्म हुआ। वे एक दिन बारिश में स्कूटर पर सवार परिवारों को देखकर प्रभावित हुए और सोचा कि क्यों न एक सुरक्षित और किफायती कार बनाई जाए। उनका सपना था कि यह कार सबसे सस्ती कार हो, सिर्फ 1 लाख रुपए में। टाटा मोटर्स ने इस विचार को सच किया। नैनो में 624 सीसी का 2 सिलेंडर पेट्रोल इंजन था जो 33 bhp की शक्ति देता था। इसे 2008 में नई दिल्ली ऑटो एक्सपो में पेश किया गया और 23 मार्च 2009 को इसका व्यावसायिक लॉन्च हुआ। लेकिन सफर आसान नहीं था। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में भूमि विवाद के कारण कारखाना गुजरात के सानंद स्थानांतरित करना पड़ा। बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई क्योंकि कार को सस्ती टैग मिल गया। सुरक्षा संबंधी चिंताएं आई और कुछ आग की घटनाएं भी हुई। अंततः 2018 में इसका उत्पादन बंद कर दिया गया। रतन टाटा ने बाद में खुद माना कि नैनो को दुनिया की सबसे सस्ती कार कहना एक बड़ी गलती थी, क्योंकि लोग हमेशा सबसे सस्ती चीज नहीं खरीदना चाहते। लेकिन इस असफलता ने भी उन्हें एक बड़ा सबक दिया। इनोवेशन में जोखिम लेना जरूरी है और असफलता से ही सीख मिलती है। 2008 मुंबई हमले में रतन टाटा की भूमिका। ताजमहल पैलेस होटल मुंबई का प्रसिद्ध लग्जरी होटल है जिसकी स्थापना 1903 में हुई। यह इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड का हिस्सा है जो टाटा ग्रुप की कंपनी है। IHCL की शुरुआत 1902 में जमशेदजी टाटा ने की थी, जो भारत की पहली लग्जरी होटल श्रृंखला है। रतन टाटा के नेतृत्व में यह टाटा की विरासत का प्रतीक बना। 2008 के मुंबई हमले के दौरान रतन टाटा ने अद्भुत नेतृत्व और मानवीयता दिखाई। उस समय वे 70 वर्ष के थे, फिर भी उन्होंने 3 दिनों तक ताजमहल पैलेस होटल के बाहर खड़े रहकर स्थिति का जायजा लिया जहां आतंकवादियों ने हमला किया था। उनकी पहली प्राथमिकता थी होटल में फंसे मेहमानों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस हमले में कुल 166 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए, जिसमें ताजमहल पैलेस होटल एक मुख्य लक्ष्य था। मुंबई हमलों के बाद रतन टाटा ने व्यक्तिगत रूप से ताजमहल पैलेस होटल की मरम्मत और बहाली का काम देखा। उन्होंने केवल कर्मचारियों और मेहमानों की ही नहीं बल्कि आसपास के सड़क विक्रेताओं की भी मदद की। टाटा समूह ने वित्तीय सहायता दी, परामर्श उपलब्ध कराया और मारे गए कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध किया। रतन टाटा खुद अस्पतालों में जाकर बचे लोगों से मिले और उन्हें आजीवन समर्थन का भरोसा दिया। होटल को जल्द ही फिर से खोला गया और इसे उन्होंने हमलों में मारे गए लोगों को समर्पित किया। रतन टाटा जी का 2012 में सेवानिवृत्ति और 2016 में अंतरिम चेयरमैन बनना। रतन टाटा जी ने 28 दिसंबर 2012 को अपनी 75वीं जन्मदिन पर टाटा सन्स के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्ति ली। उन्होंने कंपनी के नियमों के अनुसार रिटायरमेंट की उम्र का पालन किया, जो उन्होंने खुद लागू की थी। उस समय टाटा ग्रुप को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने के बाद वे एक योग्य उत्तराधिकारी की तलाश में थे। दिसंबर 2012 में साइरस मिस्त्री को उनका उत्तराधिकारी चुना गया। मिस्त्री टाटा समूह की सबसे बड़ी शेयरधारक कंपनी शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप के चेयरमैन पल्लोनजी मिस्त्री के बेटे थे। रतन टाटा ने उन्हें पूर्ण समर्थन दिया और मिस्त्री ने कंपनी को आगे बढ़ाने का वादा किया। लेकिन 4 साल बाद 24 अक्टूबर 2016 को टाटा सन्स के बोर्ड ने एक बैठक में साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटा दिया। यह फैसला सभी के लिए अचानक और चौंकाने वाला था और व्यापार जगत में हलचल मचा दी। मिस्त्री को हटाने के मुख्य कारण थे कंपनी के प्रदर्शन में कमी, कुछ निर्णयों में नैतिकता का उल्लंघन,
टाटा ट्रस्ट के साथ मतभेद और बोर्ड को महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी न देना। रतन टाटा और ट्रस्ट का मानना था कि मिस्त्री एक तरफा निर्णय ले रहे थे जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा था, जैसे कुछ निवेशों में घाटा और पुरानी कंपनियों को बंद करने के फैसले। मिस्त्री ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि यह उनके खिलाफ साजिश थी। मिस्त्री की बर्खास्तगी के बाद रतन टाटा को 24 अक्टूबर 2016 को अंतरिम चेयरमैन बनाया गया ताकि कंपनी में स्थिरता बनी रहे। वे इस पद पर फरवरी 2017 तक रहे, जब एन चंद्रशेखरन को स्थायी चेयरमैन बनाया गया। इस दौरान रतन टाटा ने कंपनी को संभाला और नए नेतृत्व की मजबूत नींव रखी। यह मामला अदालतों में पहुंचा। दिसंबर 2016 में मिस्त्री ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में याचिका दायर की, लेकिन 2018 में NCLT ने फैसला टाटा सन्स के पक्ष में दिया। फिर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने 2019 में मिस्त्री की बहाली का आदेश दिया, यह कहते हुए कि हटाना गैर कानूनी था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2021 में NCLAT के फैसले को पलट दिया और मिस्त्री की बर्खास्तगी को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि बोर्ड को चेयरमैन हटाने का अधिकार है और कोई उत्पीड़न साबित नहीं हुआ। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मिस्त्री की समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी। इस केस ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर बहस छेड़ी, लेकिन श्री रतन टाटा जी की विरासत को मजबूत किया। सामाजिक योगदान। वे टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे और इन ट्रस्ट के जरिए उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, गांवों के विकास, आपदा राहत और जानवरों की देखभाल के लिए काम किया। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को $50 मिलियन दिए, जो उस समय इस यूनिवर्सिटी को मिला सबसे बड़ा विदेशी दान था। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को $50 मिलियन दिए, जिसे वहां टाटा हॉल बनाया गया। उन्होंने IIT बॉम्बे को 95 करोड़ रुपए, IISc बेंगलुरु को 75 करोड़ रुपए अल्जाइमर पर रिसर्च के लिए दिए और UCSD यूनिवर्सिटी को $70 मिलियन जेनेटिक्स यानी जीन के अध्ययन के लिए दिए। रतन टाटा ने हेल्थ के क्षेत्र में भी बहुत मदद की। उन्होंने टाटा मेमोरियल सेंटर और कोलकाता के टाटा मेडिकल सेंटर को मजबूत किया और 2017 में कैंसर प्रोग्राम की शुरुआत की ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। कोविड-19 के दौरान उन्होंने 1500 करोड़ रुपए मदद के लिए दिए। पर्सनल लाइफ एंड पैशंस। रतन टाटा जी के निजी जीवन में भी कुछ दिलचस्प और भावनात्मक अनुभव थे। वे 4 बार शादी के करीब आए, लेकिन हर बार किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। पहली बार 1960 के दशक में लॉस एंजलिस में उनका एक रिलेशनशिप था, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण लड़की के माता पिता ने उसे भारत आने से मना कर दिया था। 2011 में उन्होंने खुद कहा, मैं 4 बार शादी के करीब आया, लेकिन हर बार किसी वजह से पीछे हट गया। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन टाटा समूह और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। रतन टाटा जी का हवाई जहाज उड़ाने का शौक उनके जीवन का एक दिलचस्प हिस्सा था। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उन्होंने पायलट का लाइसेंस लिया। एक बार ट्राई पेसर विमान में इंजन फेल होने पर उन्होंने सुरक्षित लैंडिंग की, जिसे वे अपने अब तक की सबसे बेहतरीन लैंडिंग मानते हैं। बाद में 69 साल की उम्र में 2007 में बेंगलुरु एयरो शो में F-16 का सह पायलट बने और 2011 में FA-18 उड़ाया। इससे उनके साहस और उत्साह का अंदाजा लगाया जा सकता है। जानवरों के प्रति प्रेम। रतन टाटा जी का कुत्तों के प्रति प्यार और समर्पण उनके जीवन का एक बहुत ही भावुक पहलू है। 2018 में उन्हें बकिंगम पैलेस में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला था, जिसे उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उनका एक कुत्ता गंभीर रूप से बीमार था। यह दिखाता है कि वे हमेशा जानवरों की भलाई को सबसे पहले रखते थे। उन्होंने कहा, जब तक मैं जीवित हूँ, कुत्तों के लिए मेरा प्यार हमेशा बना रहेगा।
मुंबई में उनका आखिरी प्रोजेक्ट इसी प्यार का नतीजा था। उन्होंने 165 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक एनिमल हॉस्पिटल बनवाया जो आवारा और पालतू जानवरों के लिए पूरी सुविधाओं से लैस है। यह हॉस्पिटल जुलाई 2024 में खुला। यह उनके समर्पण और दयालुता को दिखाता है जो न सिर्फ मानवों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी फैला हुआ था। निधन। रतन टाटा जी का निधन 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रैंच कैंडी अस्पताल में हुआ जब उनकी उम्र 86 वर्ष की थी। वे उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उनके जाने से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। दोस्तों, रतन टाटा का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि सफलता है ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना, गलतियों से सीखना और समाज के लिए कुछ मूल्यवान करना। वे हमेशा कहते थे, सही फैसले का इंतजार मत करो, फैसला लो और उसे सही बनाओ। उनकी यह जीवन यात्रा हम सभी के लिए एक पावरफुल इंस्पिरेशन है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि रतन टाटा के जीवन की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है। फिर मिलते हैं एक और नई रोमांचक वीडियो के साथ।